अभी हम लुसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। अभी हम लुसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स, सब चैप्टर 1 से शुरू करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। अब भारत की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन है पहला, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? सरकारी एवं निजी क्षेत्र का साथ-अस्तित्व। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है विकासशील राष्ट्रों के रूप में। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तृतीय क्षेत्र। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि आयात निर्यात बंद, यानी कि ना ही आयात और ना ही निर्यात। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका विशेष विश्व में से कोई संबंध नहीं होता है? समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था। आगे है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक श्रमिक अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। किसी देश का आर्थिक विकास दर निर्भर करता है प्राकृतिक संसाधन, पूंजी, उत्पादन, बाजार का आकार पर। चलिए आगे चलते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ है घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। अब आगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव जो है कम से कम करना। अब आगे है क्वेश्चन, आगे है आगे कि भारत में कुल श्रमिक शक्ति का लगभग कितना प्रतिशत कृषि में संलग्न है? आपका है 54%। भारत में अधिकतर बेरोजगारी कैसी है? संरचनात्मक है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों एकत्रित एवं प्रकाशित करता है NSSO। ठीक, NSSO। भारत में बेरोजगारी किस में पाई जाती है? ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, सभी। आगे, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? अदृश्य बेरोजगारी। कृषि में अदृश्य, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है संरचनात्मक, मौसमी और घर्षणात्मक, सभी। परछन बेरोजगारी का अर्थ है आवश्यकता से अधिक लोगों को कार्यरत होना। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? मौसमी और अदृश्य बेरोजगारी, दोनों। आगे, भारत वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर बन गई है? शिक्षित बेरोजगारी। सबसे शिक्षित बेरोजगारी सबसे अधिक कहाँ? केरल में। आगे, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है कृषि क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से, यानी कि 1 और 2। अब संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी की दिखाई देती है? शिक्षित बेरोजगारी। परछन बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः है जहां श्रम की समांत उत्पादक शून्य हो। आगे है किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातक डिग्री वाले लोग युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं? शैक्षणिक बेरोजगारी में। अब आगे, कौन बेरोजगारी तब होती है, मतलब कौन सा बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान जो होता है ना रोजगार नहीं मिल पाता है? मौसमी बेरोजगारी। कुछ महीना तो मिलता है, उसके बाद नहीं मिल पाता है। परछन बेरोजगारी को और किस नाम जाना जाता है? अल्प रोजगार। परछन बेरोजगारी को अल्प रोजगार कहते हैं। परछन बेरोजगारी निम्न से किसका एक विशेषता है? कृषि का। कहता है कि वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगारी रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है सामान्य स्थिति बेरोजगार। अब आगे, कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? नीति आयोग। अब आगे, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? आय में असमानता। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। अब आगे, मुख्यतः गरीबी उन्मूलन में किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था? इंदिरा गांधी ने, छठी पंचवर्षीय योजना। आगे, ये हो जाएगा आपका 5 मिनट। आगे, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता को माप के लिए सबसे उपयुक्त मापदंड है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक। आगे है, कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु है? IRDP, ट्राइसेम, निरेप, यानी कि NREP, ये सभी। अब आगे आपका, भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्र में निहित है। कथन है, मतलब कारण कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का स्तर नीचा है, ये गलत है। यानी कि AR दोनों सही है, परंतु R A की सही व्याख्या नहीं है। आगे चलते हैं। आगे है,
आगे की बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है स्वास्थ्य और शिक्षा, यानी कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। आगे चलते हैं। भारत में निर्धनता अनुपात घट रहा है क्योंकि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षा अधिक है। अब आगे, भारत में गरीबी के अनुमान हेतु कौन से विधियां का दर्ज किया जा रहा है? वह है आपका सरगणना विधि, कैलोरीकरण तथा पारिवारिक उपभोग व्यय। अब आगे है 1 2 3 हो जाएगा आपका। चाइल्ड कहता है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका प्रकाशन है? IRDP, मतलब IBRD, ठीक। अब मानव विकास सूचकांक HDI किसने बनाया था? UNDP ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। मानव विकास की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? महबूब उल हक के द्वारा। कहता है कि निम्नलिखित सूचकांकों में कौन सा मानव विकास सूचकांक गणना में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? सामाजिक और समानता। अब एक कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? सकल नाम निवेश दर। आगे है मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। कहते हैं राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य था मध्य प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? अप्रैल 2002 में। आगे है UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? मध्यम मानव विकास श्रेणी में। कहता है कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है? लिंगानुपात, जबकि जीवन प्रत्याशा है, साक्षरता दर है, सकल नामांकन है। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 2, भारत की राष्ट्रीय आय। चलिए चलते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है विनिर्माण क्षेत्र का। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है सेवा क्षेत्र। योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा था? कृषि क्षेत्र का। अब वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? सेवा क्षेत्र का। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय कक्षक क्षेत्र का अंश क्या होता है? बढ़ता जाता है। आगे नियोजन के आरंभ में 1950-51 भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पादन GDP में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र का योगदान 1993 से 94 की कीमतों पर क्रमशः 55.11, 13.34 और 29.55 तथा जो 2014-15 के दौरान कितना रहा? 17.5, 31.8 और 50.7% रहा। अब आगे है देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश की स्थापना कब की गई थी? 1950 में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई थी? 1951 में। राष्ट्रीय आय क्या है? उत्पादन लागत पर निर्भर राष्ट्रीय उत्पाद है। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। कहते हैं किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा का। बिहार में पटना का। सबसे कम है शिवहर का। आगे चलते हैं। 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया था दादा भाई नौरोजी ने। ड्रैगन का सिद्धांत यानी कि द थ्योरी ऑफ ड्रैगन किसे प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि। इंदु वृद्धि दर किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। आगे चलते हैं। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? PC मालनोबिस थे। स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? दादा भाई नौरोजी और सिराज ने। स्वतंत्रता के बाद देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत में राष्ट्रीय आय समिति का स्थापना कब किया गया था? 4 अगस्त 1949 को। आगे स्वतंत्रता के बाद की समय अवधि के लिए राष्ट्रीय आय का अनुमान को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया? ये रखा गया आपका परंपरागत श्रृंखला, पुनरीक्षित श्रृंखला और नव श्रृंखला, इस तीनों। अब आगे है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? आपको हो जाएगा चालू मूल्य के आधार पर, स्थिर मूल्य के आधार पर और उपयोग दोनों हो जाएगा। आगे है वर्तमान राष्ट्रीय आय समांकनों की गणना किस आधार पर की जा रही है? 2004-5 के आधार पर। अब आगे भारत में राष्ट्रीय आय की सही गणना में आने वाली एक कठिनाई क्या है? और मौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। अब आगे भारत में राष्ट्रीय आय का सही गणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है? पर्याप्त और सही सांख्यिकीय विधियों की कमी। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका? तृतीय क्षेत्र का। भारत की राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का। आगे भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि का। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना
किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक मतलब प्रयुक्त माप क्या है? सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि GDP। अब आगे है राष्ट्रीय आय का परिकलन किस एक को छोड़ करके अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है? सभी प्रकार की बचत का योग को छोड़ करके। आगे है निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जा सकता है? लॉटरी जीतना हो, जबकि मालिक के कब्जे में मकानों को आरोपित किया जा सकता है। नए पुलों के निर्माण पर किया जा सकता है सरकारी व्यय। किसी मकान की बिक्री के लिए एजेंट को दिया गया कमीशन। अब आगे भारत की प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय का भाग दिया जाता है देश की कुल जनसंख्या से। भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन कथन सही है? आगे कहता है कि संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवा का प्रतिशत हिस्सा अधिक है, यही सही है। आगे अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं अपनी बड़ी आय मतलब अपने आय से अपेक्षा की छोटे हिस्से की। अब आगे भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा हिस्सा स्राव क्रम है? सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र एवं कृषि। आगे है सेवा, उद्योग, कृषि। आगे भारत में स्थिर मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद GDP के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष क्या है? 2011-12। अब आगे है कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP को सर्वाधिक योगदान करता है? तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र। आगे कहता है कि सकल घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। या एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है, सही है। आगे है कि यह एक अनुबद्ध समय अवधि में देश के अंदर उत्पादित समस्त अत्यंत वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए कुल व्यय के बराबर है, ये गलत है। आगे चलते हैं, केवल एक सही होगा। अब आगे है मूल्य ह्रास किसके बराबर होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद घटा निवल राष्ट्रीय उत्पाद के। अब आगे है निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? निवेश विधि। मूल्य वर्धित विधि है, आय विधि है, व्यय विधि है और निवेश विधि नहीं है। आगे कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? मैत्रिक पद्धति, जबकि व्यय पद्धति है, उत्पाद पद्धति है, आय पद्धति है। आगे चलते हैं, आगे राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में किसे घटाया जाता है? अप्रत्यक्ष कर को। GNP से NP निकालने के लिए किसको घटाया जाता है? ह्रास को। आगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास बराबर होता है निवल राष्ट्रीय उत्पाद। किसी देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद होती है सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास भत्ते घटा करके। अब आगे आर्थिक विकास। आगे आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा। अब आगे अंतर्राष्ट्रीय समुद्र पानी में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछली किसकी GDP का हिस्सा है? भारत का। अब आगे आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किस को में शामिल नहीं किया जा सकता है? किसको? यानी कि अतिरिक्त आय को नहीं किया जा सकता, बल्कि किराया को, पेंशन को, निश्चित आय को किया जा सकता है। राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय किसको ध्यान में रखना अपेक्षित होता है? निर्यात मूल्य को जोड़ना और आयात मूल्य को घटाना। अब आगे कि सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य है, एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। अब आगे किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है उत्पाद कार्यों का योगफल। अब आगे व्यय विधि के माध्यम से GNP की गणना में शामिल नहीं किया जा सकता है? यानी कि सकल घरेलू निवेश यानी कि किया जा सकता है, विदेशी निवेश किया जा सकता है, निजी उपयोग किया जा सकता है और मूल्य ह्रास व्यय नहीं किया जा सकता है। अब आगे किस क्षेत्र में भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त हिस्सा है? सेवा क्षेत्र का। आगे चलते हैं, आगे है भारत के GDP में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में किसका हिस्सेदार सबसे अधिक है? सेवा क्षेत्र का। आगे है कि कौन निवल राष्ट्रीय आय को बेहतर तरीके से परिभाषित करता है? वो करता है आपका GNP माइनस मूल्य ह्रास। ठीक, चलिए आज यहीं तक।